हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की स्टडी कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। क्या होती हैं लैटरल शिफ्ट? जब कोई दो हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेज हैं, दो व्यतिकारी किरणें हैं, इंटरफियरिंग रेज हैं, और उनमें से किसी एक के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रख दी जाए तब क्या होता है। तो ये हमने हेडिंग डाल रखा है, व्यतिकारी किरणों में से किसी एक के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट या माइका की प्लेट रखने का क्या इफेक्ट होगा। इसे कहते हैं फ्रिंजों का पार्श्विक विस्थापन या कहते रहे हैं लैटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। तो जब किसी एक व्यतिकारी किरण के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रख देते हैं तो पूरा फ्रिंज पैटर्न उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस किरण के मार्ग में पतली पारदर्शी प्लेट रखी जाती है। ये हम जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स मीडियम में वीडियो में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो हमारे केसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, और उस पर इंग्लिश मीडियम में हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं। हिंदी मीडियम नोट्स अलग अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम नोट्स अलग से अवेलेबल हैं, तो वहाँ से वो लोग ले सकते हैं। तो देखिए ये हमने एक यहाँ फिगर बना रखा है, S1 और S2 दो स्लिट रखी हुई हैं, यहाँ से ये हमारे पास लाइट रेज निकल रही हैं। बीच में हमने एक माइका की प्लेट रख दी है जिसकी मोटाई T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो होता क्या है, जिस किरण के मार्ग में हम पतली प्लेट रखते हैं पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो उसी ओर को शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है, हमने सब वही लिखा है जो हमें एग्जाम में लिख करके आना होता है। ये कंप्लीट नोट्स हमें एग्जाम की दृष्टि से बनाए हुए हैं। यहाँ प्लेट ऊपर वाली किरण के मार्ग में रखी गई है, अतः संपूर्ण व्यतिकरण चित्र ऊपर की दिशा में विस्थापित हो जाएगा। मान लिया प्लेट की मोटाई T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब किरण S1P का ऑप्टिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, तो ये हमने लिखा हुआ है किरण द्वारा चली गई दूरी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। हम देखते हैं S1P किरण में से T किरण जो है, T मोटाई जो किरण पास हो रही है वो म्यू अपवर्तनांक में हो रही है, तो म्यू अपवर्तनांक गुणा चली गई दूरी T यानी म्यू T हो जाएगा। और S1P में से अगर T डिस्टेंस हटा दें तो बकाया जो बची हुई रे है वो अपवर्तनांक एयर में 1 में चल रही है, तो S1P माइनस T आएगा। हम यहाँ पर T अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। अतः हम यहाँ से देखते हैं कि किसी भी किरण के मार्ग में म्यू अपवर्तनांक और T मोटाई की एक प्लेट रख देने पर उसके ऑप्टिकल पाथ में, वैसे ऑप्टिकल पाथ कितना होता, अगर हमारे पास एयर में चल रहे होते S1P इंटू 1, यही ऑप्टिकल पाथ होता, लेकिन जब हमने म्यू अपवर्तनांक की प्लेट रख दी है तब ऑप्टिकल पाथ इसका चेंज हो गया है और ये हो गया हमारे पास S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। अतः किसी भी किरण के मार्ग में म्यू अपवर्तनांक और T मोटाई की एक प्लेट रख देने पर उसके ऑप्टिकल पाथ में म्यू माइनस 1 इंटू T की वृद्धि हो जाती है। अब S2P का ऑप्टिकल पाथ, अगर हम S2P का ऑप्टिकल पाथ देखें तो S2P पूरी की पूरी रे जो है वो एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ऑप्टिकल पाथ S2P ही रहेगा। तो ये ऑप्टिकल पाथ हो गया S2P। इसलिए हमें क्या निकालना होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है, दोनों किरणों का जो पथांतर, पथों का अंतर होता है वही पथांतर कहलाता है या पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो S2P माइनस S1P का ऑप्टिकल पाथ क्या था, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। तो इसे हम लिख देंगे S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T। अब अगर हम ये मान लें कि इस बिंदु P पर NV फ्रिंज बन रही है, तो यहाँ की केंद्र से दूरी कितनी है, xn है, जो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लेते थे,
और ये दूरी d है, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, xn माइनस d रह जाएगी। और यहां तक की दूरी जो होगी वो हो जाएगी हमारी xn प्लस d। यहां से ये दूरी होगी हमारी xn प्लस d। तो इसी चीज को लेकर के हम यहां देखते हैं, यदि बिंदु P पर NV फ्रिंज बन रही है और इसकी केंद्र O से दूरी xn है, तब चित्र से S1P का होल स्क्वायर बराबर होगा d स्क्वायर प्लस xn माइनस d का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम पीछे कर चुके हैं, जब फ्रिंज विड्थ निकाली थी, उसे ही दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर ना समझ में आ रहा हो ये, तो इससे पीछे वाले लेक्चर आप लोग देख लेना। S2P का होल स्क्वायर कितना होगा, d स्क्वायर प्लस xn प्लस d का होल स्क्वायर। इसमें से इस समीकरण में से इस समीकरण को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू 4xn d आएगा। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P इक्वल टू 4xn d, और यहाँ से S2P माइनस S1P इक्वल टू 4xn d अपॉन S2P प्लस S1P। फिर हम यहाँ क्या मानते हैं कि यदि स्रोत बहुत पास पास हैं, यानी स्मॉल 2d, और पर्दा जो है वो स्रोत से बहुत दूर है, यानी कैपिटल D जो है वो काफी बड़ी डिस्टेंस है। हालांकि यहाँ स्मॉल 2d जो 2d होती है वो मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है, और कैपिटल D जो होता है वो मीटर के ऑर्डर का होता है। तब हम S1P और S2P दोनों को D के इक्वल मान सकते हैं। तब हम यहाँ D लगा देंगे, यहाँ D लगा देंगे, तो ये आएगा 4xn d अपॉन कैपिटल D प्लस कैपिटल D, यानी S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xn d अपॉन कैपिटल D। S2P माइनस S1P की ये वैल्यू हम लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर लगा देंगे। तब हमारे पास क्या आएगा, ये डेल्टा इक्वल टू 2xn d अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर पर्दे के बिंदु P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तब डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा n लैम्डा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 में ये वैल्यू लगाएंगे हम n लैम्डा, तो 2xn d अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर हो जाएगा n लैम्डा। यहां से 2xn d अपॉन कैपिटल D, इसे हम राइट हैंड साइड में ले आए, तो n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी होगा। यहां से हम केंद्र से NV ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी निकाल सकते हैं xn, और ये xn बराबर हो जाएगा, ये d यहाँ जाएगा, 2d नीचे आ जाएगा, तो d अपॉन 2d n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसी तरीके से अब हम n प्लस 1b ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ n की जगह n प्लस 1 लगा देंगे। तब केंद्र से n प्लस 1b ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी n की जगह n प्लस 1 लगा देंगे, d अपॉन 2d n लैम्डा यानी n प्लस 1 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, n प्लस 1b दूरी में से nb दूरी हम अगर घटा दें तो एक फ्रिंज की चौड़ाई रह जाती है। तो इसलिए ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई xb बार इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn, और इसमें से जब इसे घटाएंगे तो d अपॉन 2d हमारा कॉमन हो जाएगा, n प्लस 1 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस ये, तो म्यू माइनस 1t से म्यू माइनस 1t कैंसिल हो गया, n लैम्डा से n लैम्डा कैंसिल हो गया, तो xb बार बराबर बचा d लैम्डा अपॉन 2d। इसी तरीके से हम जो है डार्क फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, और वो भी xd बार बराबर d लैम्डा अपॉन 2d ही आती है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन शो फॉर डार्क फ्रिंज xd बार बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। अतः व्यतिकारीकरण के मार्ग में जो इंटरफियरिंग रेज हैं, उनके मार्ग में कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दें तो फ्रिंज की चौड़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने प्लेट नहीं रखी थी तब भी फ्रिंज चौड़ाई यही आती थी। समीकरण 3 से प्लेट की उपस्थिति में केंद्र से NB ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी हमने निकाली है, xn बराबर d अपॉन 2d n लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। और अगर t ना हो, हमारे पास प्लेट ना रखी हो, यानी t का मान हम 0 लगा दें, तो प्लेट की अनुपस्थिति में यानी t बराबर 0, तब केंद्र से NB ब्राइट फ्रिंज तक की दूरी ये हमारे पास 0 हो जाएगा, d अपॉन 2d इंटू n लैम्डा। तो जब हमने प्लेट रखी है तब दूरी मालूम पड़ गई, और जब प्लेट नहीं है तब भी हमें NB फ्रिंज तक की दूरी मालूम पड़ गई। कितना शिफ्ट हुआ वो हम इन्हें डिफरेंस के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास अतः फ्रिंज विस्थापन x शिफ्ट आ जाएगा जब प्लेट रखी हुई है, और जब प्लेट नहीं रखी हुई है xn माइनस xn t बराबर 0। तो हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो d अपॉन 2d दोनों में कॉमन है,
एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ये रख दिया माइनस एन लैम्डा से एन लैम्डा कैंसिल कर दें तो एक्स शिफ्ट की वैल्यू आती है डी अपॉन 2d म्यू माइनस 1 इंटू टी। परंतु हम जानते हैं एक्स बार बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन 2d, तो डी अपॉन 2d बराबर हो जाएगा एक्स बार अपॉन लैम्डा। तो एक्स शिफ्ट बराबर हमारे पास डी अपॉन 2d की जगह हम लगा देंगे जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला था, एक्स शिफ्ट बराबर था हमारे पास डी अपॉन 2d और म्यू माइनस 1 इंटू टी। डी अपॉन 2d की जगह अगर एक्स बार अपॉन लैम्डा लगा दें तो ये एक्सप्रेशन आता है। इस तरीके से हमारे फ्रिंज शिफ्ट के दो एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अतः इतनी दूरी से फ्रिंजें ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाएंगी और यह विस्थापन सदैव ऐसा होगा कि सेंट्रल फ्रिंज सदैव ही ब्राइट बनती है। अब हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं बाइप्रिज्म के कि बाइप्रिज्म की फ्रिंजों पर क्या प्रभाव होगा यदि नंबर 1 बाइप्रिज्म का एंगल बढ़ा दिया जाए और नंबर 2 स्लिटों की चौड़ाई लगातार बढ़ाई जाए। तो ये क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। हम जानते हैं पहला हमारा क्या है, यदि बाइप्रिज्म का कोण बढ़ा दिया जाए तो हम जानते हैं 2d इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर बाइप्रिज्म का कोण अल्फा बढ़ा दिया जाएगा तो इससे 2d का मान भी बढ़ जाएगा और जब 2d बढ़ जाएगी तो x बार बराबर डी लैम्डा अपॉन 2d। 2d जब ज्यादा होगा तो x बार क्या हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी और फ्रिंज चौड़ाई कम होगी तो फ्रिंजें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी और अंत में फ्रिंजें क्या होंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे बच्चे तैयार कर सकते हैं आसानी से जिससे कि वहां एग्जाम में लिखे जा सकें। दूसरा क्वेश्चन था स्लिटों की चौड़ाई लगातार बढ़ाई जाए। अगर स्लिटों की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो दोनों जो वर्चुअल सोर्स होते हैं S1 S2 स्लिटों के संगत चौड़ाई बढ़ जाएगी और इस कारण से फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। अतः ब्राइट और डार्क फ्रिंजों के बीच कंट्रास्ट लगातार खराब होता जाएगा और अंत में फ्रिंजें डिसअपीयर हो जाएंगी और सभी जगह एक समान प्रदीपन यानी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, यानी श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, यह है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के प्रयोग में आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पहचान कैसे करेंगे, केंद्रीय फ्रिंज कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत सारी फ्रिंजें हमें यहां पर्दे पर मिलती हैं। देखिए इस तरीके से ये हमें पैटर्न मिल जाता है लगातार, इस तरीके से ये मिल जाता है। अभी ये हमारे पास डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, इस तरीके से पैटर्न मिल जाता है। और जब बहुत सारी फ्रिंजें होती हैं तो हम ये कैसे पहचाने कि ये सेंट्रल फ्रिंज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करते हैं तो पर्दे पर एकांतर क्रम में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को पहचानने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के स्थान पर हम व्हाइट लाइट सोर्स रख देते हैं, जिसे रखने से केंद्रीय फ्रिंज हमेशा ही व्हाइट बनती है और उसके दोनों ओर कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। हम व्हाइट फ्रिंज जहां बन रही है, श्वेत फ्रिंज बन रही है, उस जगह पर आई पीस को सेट कर देते हैं और उसके बाद व्हाइट लाइट सोर्स हटा देते हैं और उसी जगह पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रख देते हैं। आई पीस अब भी कहां पर सेंटर होगी, केंद्रीय फ्रिंज पर केंद्रित होगी और इस तरीके से हम केंद्रीय फ्रिंज की पहचान कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सभी लोग तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लेटरल शिफ्ट का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर ऑप्टिक्स की कंप्लीट नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा केसी कोचिंग ऐप पर कंप्लीट नोट्स ये दिए हुए हैं ऑप्टिक्स के नाम से, वहां जाकर के आप पेड कोर्स में परचेज भी इसे कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग नोट्स उसमें हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, PDF फॉर्म में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।